हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज हम कैपिटल बजटिंग का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम निकालना सीखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बेस पे एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कैसे लेते हैं। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग समझिए आप सबसे पहले क्या होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एक प्रोजेक्ट कमाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है वो रेट ऑफ रिटर्न जिस पे किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होने का क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दोनों बराबर है, तभी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होगी। क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो ये ज़ीरो है यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग। ठीक है, कि ऐसी रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर आपका एनपीवी ज़ीरो हो। देखो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, जैसे आपको एनपीवी मेथड जब हमने किया था उसमें आपको कोई रेट दी होती थी, जैसे 10% दे दी या 15% दे दी या 6% दे दी। उसके ऊपर आप क्या करते थे, उस डिस्काउंट रेट को यूज़ करते थे और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो ऐसी डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो सेम हो, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे ज़ीरो होगी वो रेट आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगी। ठीक है, अब देखो यूजुअली क्या होता था, एनपीवी वगैरह के अंदर आपको पहले से एक डिस्काउंट रेट दी होती थी। हमने एनपीवी मेथड किया, हमने पीआई मेथड किया, तो उसमें क्या होता है पहले से आपको एक रेट दी होती है, उस रेट के ऊपर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हो और उस बेस पे फिर आप डिसीजन लेते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किसी भी प्रोजेक्ट से आपको इनफ्लो कितना मिल रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है उस प्रोजेक्ट में। यानी कि प्रोजेक्ट के इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट की जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये आईआरआर डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आईआरआर जो है उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल प्रोजेक्ट के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होती है, यानी प्रोजेक्ट का इनफ्लो या आउटफ्लो कितना उस बेस पे डिसाइड की जाती है, ना कि आपको क्वेश्चन में पहले से दी हुई होगी। ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ये वही रेट है जो आपको दी होती है। ठीक है, यूजुअली आपको ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दी होती है, इस रेट पे आप डिस्काउंट करके वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हो। लेकिन जब आप आईआरआर मेथड करोगे तो आपको इस वैल्यू को यूज़ नहीं करना है, इस रिटर्न को पहले नहीं यूज़ करना है। आपको पहले प्रोजेक्ट की आईआरआर निकालनी है और आईआरआर को रिक्वायर्ड रेट से कंपेयर करना है। अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हो। अब ऐसा क्यों होता है वो समझना ज़रूरी है। देखो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जब डिस्काउंट रेट बढ़ती है तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार कि जब आपकी डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगी तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास जो भी वैल्यू है 1000 रुपये की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मान लो 1 साल के बाद वालों की, तो 1 प्लस रेट हो जाएगा। रेट मान लो 10% मानते हैं तो ये हो जाएगा। अगर मान लो 15% रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 0.15, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया, डेनोमिनेटर ज़्यादा है यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्काउंट रेट बढ़ती है तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट की आईआरआर जो है वो आया 15%। ठीक है, और उसकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है, जो आपको क्वेश्चन में प्री डिटरमाइंड रेट दी होती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, वो मान लो है 10%। तो उस केस में क्या होगा, देखो 15% वो रेट है जिसके ऊपर आपकी एनपीवी ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि आईआरआर वही रेट होती है जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी 15% पे ज़ीरो है,
अगर मैं उस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालूं 10% के ऊपर तो क्या होगा? 10% के ऊपर अगर मैं निकालूंगी तो एनपीवी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि रेट कम हो रही है। 15% से 10% पे आ गए हम, यानी हमारी रेट कम हो रही है। अब रेट अगर कम हो रही है तो एनपीवी हमारी बढ़ेगी, राइट? यही चीज़ हमने की ना कि डिस्काउंट और प्रेजेंट वैल्यू में अपोजिट रिलेशन है। तो इस केस में क्या होगा, अगर रिक्वायर्ड रेट आपके पास 10% है, आप 10% पे अगर इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी इसलिए आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब इसका अपोजिट एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मान लो IRR आ रहा है आपके पास 6%, यानी 6% वो रेट है जब आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 है। अगर मान लो रिक्वायर्ड रेट है 10%, तो जब 6% पे उस प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 आ रही है, तो अगर आप 10% पे उसको डिस्काउंट करोगे तो वो और नेगेटिव हो जाएगी, राइट? क्योंकि डिस्काउंट रेट बढ़ा है तो एनपीवी कम आएगी, कम यानी 0 से कम आएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी, यानी इस प्रोजेक्ट को आपको नहीं लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा IRR होगा वो आपके लिए बेटर पोजीशन होगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि IRR को हम वो रिटर्न क्यों कहते हैं जो प्रोजेक्ट अर्न करता है। सीधी सी बात है कि अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए हैं और इसको मान लो आपका IRR आता है 6% और या 10%, सिंप्लिसिटी के लिए एक बार 10% मान लेते हैं, और आपको मान लो 1 ही साल का प्रोजेक्ट है तो 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस केस में 10% के ऊपर इस प्रोजेक्ट का अगर आप देखो कि 1,00,000 रुपये का कैश आउटफ्लो है और 1 साल के बाद 1,10,000 का इनफ्लो है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आएगा 10%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट आपको 10% कमा के दे रहा है। ठीक है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर है कि ये वो रेट है जिसके ऊपर आपका एनपीवी 0 होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो रेट है जो आपको प्रोजेक्ट कमा के दे रहा है। क्योंकि अगर आप 1,00,000 को 10% पे इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद 1,10,000 ही आएंगे। ठीक है, तो ये कह सकती हूँ मैं कि 1,00,000 रुपये जब मैं लगा रही हूँ तो मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है। फाइन, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कंप्यूट किया जाता है। देखो, इससे पहले हमने पे बैक पीरियड मेथड किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जब IRR मेथड हम यूज़ करेंगे तो उसमें पे बैक पीरियड को यूज़ किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको अब समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको एक फेक पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है। फेक पे बैक पीरियड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट आपका 1,00,000 रुपये का है और मान लीजिए 10,000 रुपये वो हर साल आपको रिटर्न दे रहा है, तो पे बैक पीरियड हो गया 10 साल। ठीक है, इस तरह से आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर लोगे। ये केस तो तब है जब आपको हर साल बराबर इनफ्लो मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई प्रोजेक्ट आपको बराबर इनफ्लो देगा ही। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आप निकालोगे कैसे? जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट आपको 20,000 रुपये दे रहा है पहले साल में, दूसरे साल में मान लो 40 दे रहा है, और तीसरे साल में मान लो 10 दे रहा है, फिर मान लो 20 दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ले लो। अब इन चारों सालों का आप ऐड करो और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे, जो अमाउंट आएगी दैट इज़ योर एवरेज एनुअल कैश फ्लो, यानी एवरेज तौर पे हर साल कितना कैश फ्लो मिलता है। तो सिंपल सा है कि टोटल जितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। तो यानी यहाँ पे हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमें फेक पे बैक पीरियड निकालना है। ये पे बैक पीरियड हम कैसे निकाल लेंगे, 2 केस आपके पास हो सकते हैं। या तो आपको दिया हो कि हर साल बराबर कैश इनफ्लो हो रहा है, तो उस केस में तो आपको क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देना है उस बराबर कैश इनफ्लो से। या फिर क्या हो सकता है, हर साल आपको अलग अलग कैश इनफ्लो मिल रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले एवरेज कैश इनफ्लो निकालना है। एवरेज इनफ्लो निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, टोटल इनफ्लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया एवरेज एनुअल कैश फ्लो। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज इनफ्लो कर दोगे तो फिर आपका फेक पे बैक पीरियड निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फेक पे बैक पीरियड की जो वैल्यू आई, मान लो आई 4, फेक पे बैक पीरियड आपके पास आ गया 4 ईयर्स। इस 4 की वैल्यू को आपको लोकेट करना है किस टेबल में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी की टेबल में। अब देखो, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट हमने किया था पहले जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया था।
तो वहाँ पे हमने ये टेबल भी देखी थी, अभी मैं आपको फिर से भी दिखा दूंगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल में आपको जाना है और वहाँ पे देखना है। कैसे देखना है, जैसे जस्ट सपोज ये आपके पास टेबल होती है, यहाँ पे रेट दी होती है, मतलब लाइक 10%, 11%, 12%, 13% ऐसे दिया होता है, और यहाँ पे ईयर होते हैं 1, 2, 3 ऐसे करके ईयर होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जैसे 4 आई है आपकी वैल्यू, तो पहले ये देखो कितने साल वो प्रोजेक्ट चलने वाला है। जैसे जस्ट सपोज वो प्रोजेक्ट 3 साल चलने वाला है, तो यहाँ पे n हो गया 3। अब इस रो के अंदर आप जाओ और 4 या 4 से जो क्लोजेस्ट वैल्यू है उसको लोकेट करो। मान लो वो वैल्यू यहाँ है, उसके बाद आप ऊपर जाओ और देखो कि कितना रेट है। तो यहाँ पे आपने रेट करना है 12% है, तो 12% आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 12% पे प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी है। देखो आईआरआर मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी ये स्टेप अभी हम न्यूमेरिकल के थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल में आप गए, वहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से आपने 12% निकाल लिया, इस 12% के ऊपर आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है। एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, आपने 12% की एनपीवी निकाल ली। अब देखो कि वो एनपीवी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमें 2 रेट चाहिएंगी। आईआरआर निकालने के लिए हमें 2 रेट चाहिए। एक रेट ऐसी होनी चाहिए जिस पे एनपीवी आपका पॉजिटिव हो, और दूसरी रेट ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपका एनपीवी नेगेटिव हो। ये चीज़ बहुत क्लियरली दिमाग में बिठाइएगा कि एक एनपीवी आपको पॉजिटिव वाली रेट चाहिए और एक ऐसी चाहिए जिसमें आपकी एनपीवी नेगेटिव हो। अब मान लो अभी आपकी रेट जो है 12% आपने ली, उस पर नेगेटिव आ रही है, तो अब आपको पॉजिटिव लानी है रेट, तो इस डिस्काउंट रेट को कम करना पड़ेगा, यानी तब आप लोगे 11%, और 11% पे आप काउंट करके देखोगे एनपीवी। ठीक है, अगर मान लो एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है, मान लो 12% पे आपकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो दूसरी जो रेट आप लोगे वो 13% लोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर आपको पॉजिटिव आ रही है, अगर 12 से कम रेट लोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, 12 से आपको रेट बढ़ानी पड़ेगी, तब ये आपकी नेगेटिव एनपीवी आएगी। यानी 2 रेट आपको लेनी है, एक जिस पे एनपीवी पॉजिटिव हो और दूसरा जिस पे एनपीवी नेगेटिव हो। ठीक है, तो उस केस में आपके पास 2 रेट आ जाएंगी। फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लोअर डिस्काउंट रेट, जैसे मान लो 2 डिस्काउंट रेट आपने ली, एक 11 और एक 12, तो लोअर कौन सी है, 11, तो 11 ले लो यहाँ, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, 11% पे आपने एनपीवी निकाला होगा वो वैल्यू ले लो, डिवाइडेड बाय डेल्टा एनपीवी। डेल्टा एनपीवी का मतलब है चेंज इन एनपीवी। चेंज इन एनपीवी क्या होता है, जैसे आपने जो एनपीवी लोअर रेट पे निकाला है माइनस जो हायर रेट पे निकाला है। एनपीवी एल का मतलब है लोअर रेट वाली पे, और एनपीवी एच का मतलब है हायर रेट वाली पे। ठीक है, ये ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे, डेल्टा आर से। डेल्टा आर का मतलब क्या है, रेट के अंदर जितना चेंज है, यानी 12 माइनस 11 करोगे, एक 12% है और दूसरा 11% है, तो चेंज कितना हो गया, 1%। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा आर हो जाएगा। डेल्टा का मतलब ही चेंज होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं। एक बार फिर से अगर हम समराइज़ करें तो पहले क्या निकालना है, पे बैक पीरियड में पे बैक पीरियड निकालना है, फिर उसको उस वैल्यू को लोकेट करना है एन्युटी टेबल की प्रेजेंट वैल्यू वाली टेबल में। उसके बाद आपको रेट ले लेनी है, उस रेट पे आपको एनपीवी निकालना है। एनपीवी आपको देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो एक और रेट लेनी है जो कि कम हो, ताकि उससे एनपीवी पॉजिटिव आ जाए। अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है तो एक रेट लेनी है जो इससे ज़्यादा हो, ताकि आपका एनपीवी नेगेटिव आ जाए। तो बेसिकली आपको एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए, एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। चलिए, ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और इसमें आपको दिया हुआ है कैश इनफ्लो ऑफ 20,000 रुपीज़ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स, यानी आने वाले 7 सालों तक 20,000 रुपये हर साल आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, फेक पे बैक पीरियड निकालिए। सबसे पहले फेक पे बैक पीरियड कैसे निकालते हैं, 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 20,000 रुपये आपको इनफ्लो हर साल मिल रहा है, तो 5 ईयर्स हो गया फेक पे बैक पीरियड। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000,
ये देखो एवरेज कैश इनफ्लो से हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे तो हर साल का बराबर ही है, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर्स आ गया आपका फेक पे बैक पीरियड। अब देखो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल देखनी है और उसमें 7 ईयर्स वाली रो में जाना है और 5 से जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो लोकेट करनी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की टेबल। इसमें आप यहाँ देखो एक बार, जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ देखो आप, ये है 7, ठीक है, N7 है। अब 7 ईयर्स वाली रो में आपको 5 से क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है। तो देखो ये वैल्यू है यहाँ पे 5.2064, ये है 5.03, ये है 4.86। तो 5 से इन दोनों में से ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली होगी ना, 5.03 वाली, राइट। 5 से अगर आप देखो तो ये 5.03, ये है 4.86। तो 5 से इनका डिफरेंस देखो कैलकुलेट करके, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, यानी सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। अब इसका रेट नोट कर लो आप, रेट कितना है इसका, 9%। ये आप ध्यान रखना कि इसका रेट है 9%, फाइन। अब देखो ये रेट आ गया हमारे पास 9%। अब 9% पे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, राइट। अब इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 20,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट फैक्टर आप ले सकते हो एन्युटी वाला। ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है कि एन्युटी के केस में कैसे वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। जो आपकी हर साल की अमाउंट है वो लो और मल्टीप्लाई कर दो उसको एन्युटी वाले डिस्काउंट फैक्टर से, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी जो होता है उससे आप लोगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी हमने अभी देखा कि 9% पे 7 साल के लिए कितना है, 5.033। तो यही हमने यहाँ पे ले लिया 5.033 और माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी 1 लाख रुपये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 660। अब एक बात देखो, ये एनपीवी क्या आई आपकी, पॉजिटिव। तो दूसरी एनपीवी आपको नेगेटिव निकालनी है। अब नेगेटिव निकालनी है तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक और डिस्काउंट रेट लेनी पड़ेगी और वो डिस्काउंट रेट 9% से ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर 9% पे आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आपका डिस्काउंट रेट होगा तभी एनपीवी कम होगी। अब हमें एनपीवी को कम करना है क्योंकि हमें उसे नेगेटिव लाना है, कम करना है तो रेट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो हम रेट लेते हैं 10%, ठीक है। अब एनपीवी हमने निकाला 10% पे, तो यहाँ देखो आप, ये है 10% वाला और 7 ईयर्स के लिए 4.8684 ये वैल्यू है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 4.868 और माइनस कर, ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आ गया आपका माइनस की वैल्यू। देखो इसमें है ना 2 केस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 10% पे भी आपका पॉजिटिव ही आ रहा हो। अगर ऐसा है तो फिर आप 11% पे निकालोगे, यानी आपको चाहिए वो दो वैल्यूज़ रेट जिनके ऊपर, एक के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव हो और दूसरे पे नेगेटिव हो। तो अगर 10% करने पे भी पॉजिटिव आ रहा है ना आपका एनपीवी, तो आपको 11% लेनी पड़ेगी फिर, ठीक है, ओके। अब आपको इसमें पुट करनी है वैल्यू, लोअर डिस्काउंट रेट। देखो लोअर डिस्काउंट रेट कितना था, 9, क्योंकि 2 रेट आई ना आपके पास, एक 9 आई और एक 10 आई। तो लोअर क्या है 9 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट पे एनपीवी हमने निकाला था, लोअर रेट यानी 9%। 9% पे एनपीवी कितना आया था हमारा, 660 रुपये। तो ये मैंने लिख दिया 660 डिवाइडेड बाय चेंज इन एनपीवी। चेंज इन एनपीवी क्या है कि लोअर रेट वाला लिख दो 660 माइनस और हाइयर रेट वाला एनपीवी यानी 2640, ये माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो डिवाइड में हो जाएगा ये 660 प्लस 2640 इंटू चेंज इन रेट। चेंज इन रेट कितना है 1, क्योंकि 10 और 9, 10% है एक रेट, दूसरी 9 है तो 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.2%। देखो आईआरआर मेथड का अगर हम प्लस पॉइंट देखें तो प्लस पॉइंट ये सारी चीज़ें हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, टोटलिटी ऑफ बेनिफिट को कंसिडर करता है। और क्या चीज़ है कि आईआरआर देखो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि इन्वेस्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। लाइक ये कह दिया जाता है कि इस प्रोजेक्ट का आईआरआर 18% है, इट मीन्स ये प्रोजेक्ट आपको 18% कमा के दे रहा है। तो इन्वेस्टर ये देख लेता है कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिंपल।
अब आपको ये देखना है कि IRR मेथड की डीमेरिट क्या है। तो सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि इसकी कैलकुलेशन ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है, ये इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है। तो आई होप IRR का ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर है। एक बार के लिए अगर मैं आपको क्विकली समराइज़ करूँ तो IRR वो रेट है जिस पे किसी प्रोजेक्ट का NPV जो है वो 0 होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न आपका IRR होता है। IRR को आप कंपेयर करते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से अगर आपका IRR ज़्यादा है तो वो बेटर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि IRR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आपको पेबैक पीरियड निकालना है, जिसको हम फेक पेबैक भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आपके पास आता है कि आपको उस फेक पेबैक पीरियड की वैल्यू लोकेट करनी है टेबल के अंदर, और उस टेबल के अंदर से आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। उस रेट के साथ आप NPV निकालोगे, जो रेट आपने यहाँ निकाली उस पर आप प्रोजेक्ट की NPV निकालोगे। फिर आप देखोगे कि NPV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो आपको दूसरी NPV नेगेटिव चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट को बढ़ाओगे या कम करोगे। देखो, अगर NPV पॉजिटिव है और उसको आपको कम करना है, तो कम करना है तो डिस्काउंट रेट आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरी जो NPV आप लोगे, दूसरी जो डिस्काउंट रेट लोगे वो ज़्यादा लोगे, ठीक है। और अगर NPV नेगेटिव आता है तो दूसरी जो डिस्काउंट रेट लोगे वो कम वाली लोगे, ठीक है। ओके, सो NPV आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो, NPV मेथड आप खुद से प्रैक्टिस करके एक दो बार देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हालांकि ये चीज़ है कि आप जब इतने सारे स्टेप्स हो जाते हैं तो आपको देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर लिया कि इस स्टेप के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो उसके बाद आपको ये करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। सो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मेथड्स का एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे, जितने भी मेथड हमने अब तक किए हैं। उसके बाद हमारा ये कैपिटल बस्टिंग का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सो आई विल बी मीटिंग टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे।